तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग देख रहे थे और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वगैरह भी देख लिया था। बेसिक फॉर्मूलेस ये थे। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब हमारा कोई भी पॉइंट मास गिवन होगा और पॉइंट मास से फिर हम लोग आर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर विच इज पोजीशन वेक्टर एंड पी वेक्टर विच इज मोमेंटम वेक्टर हमें गिवन होगा, तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं और इसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इस फॉर्म में फॉर्मूला कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। पी इज इक्वल्स टू एम बी मोमेंटम होता है और ये होता है हमारा एल, अगर हमारे पास एक पॉइंट मास हो और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पी का वैल्यू को पुट करने के बाद फिर ये एम वी आर परपेंडिकुलर आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो किसी भी एक्सिस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली, वो एल एक्सिस इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा करते हैं, वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो आई जो होगा वो हर एक जगह पे अलग अलग तरीके का काम कर सकता है। मान लो कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रिजिड बॉडी है तो एक रिजिड बॉडी होगा तो इसका आई ले लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी है तो उस जगह पे एल ऑफ सिस्टम हम लोग क्या ले लेंगे, आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा। तो उस पे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब आगे हम लोग चलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो दो तरह के इसमें मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होंगे, एक प्योर रोटेशनल मोशन का और एक सीटीआरएम वाले में। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट तब होता है जब तुम्हारा सीटीआरएम होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, उसी को समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ तो इजी इजी है, वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे, है ना। जेई में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए, इनफैक्ट हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, कौन सा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले ध्यान देंगे, उसके बाद फिर आगे जाकर के हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम लोग को पता है जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना होता है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी, जिसको हम लोग एम इंटू वी बोलते हैं और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज व्हाट लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब कि कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी सिस्टम पे जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम लिया गया, मतलब अब सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन चार पांच, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सिस्टम में आ गए। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए भी लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट रिक्वायर होगा, वैसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। और मिस क्वेश्चन गलतियां कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हाँ, जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी एल बाई डी टी होता है, बराबर। और अगर मैं किसी भी सिस्टम पे, मान लो कि दो तीन सिस्टम लगे हुए हैं इस तरीके से, और इस पूरे एक्सटर्नल सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। और डी एल बाई डी टी जीरो होता है तो इसमें हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू जीरो इनिशियल से फाइनल तक। तो हमारा एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल ऑफ द सिस्टम। कहने के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तब जाकर के हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो एल इनिशियल और एल फाइनल इक्वल होगा तब जब एक्सटर्नल टॉर्क, ओनली एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, ये नहीं बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो जाए, ऐसा बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसने क्या एक सिंपल सा रिलेशन दिया या फिर कंडीशन दिया कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो है
तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। और इसने कंडीशन दिया है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम पे तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ इसको। गलती यहीं पे होता है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं पी एक्सटर्नल भी पी ऑफ सिस्टम भी कांस्टेंट कर सकता हूँ, नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ गिवन है उसका मैं सिर्फ वही कांस्टेंट कंजर्वेशन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये टॉर्क कांस्टेंट मतलब कि जीरो है एक्सटर्नल टॉर्क, तो हमारा एल कंजर्वेशन हो सकता है बस। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले टू डायमेंशन बोल रहा हूँ, मतलब कि पहले प्योर रोटेशनल मोशन वाले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन वाले इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि ये डिस्क है और ये जो डिस्क है इस डिस्क के अबाउट ये आराम से रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। दिस इज डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। इस तरफ से एक छोटा सा मास आ रहा था जिसकी वेलोसिटी v थी और जिसका मास था स्मॉल m, और वो जाकर के इसके एज पे जाकर के चिपक गया, ठीक है, हिट किया और चिपक गया। तो क्वेश्चन पूछा गया जब चिपक जाएगा तो उसके बाद फिर ओमेगा कितना होगा डिस्क का, वो निकालना, फाइंड द फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम। मास जो है वो जाकर के डिस्क के सरकमफेरेंस पे चिपक चुका है। चलो फाइंड आउट करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। हाँ तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है या नहीं है। अगर वो जीरो है तभी मैं इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ। हम लोग हमेशा चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया और जिस समय हिट कर रहा होगा तो इस जगह पे चिपकेगा, तो इस बॉल पे जो फोर्सेस लगेंगे वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा और जो डिस्क होगा उस पे आगे की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ठीक है। रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जो भी बोलो तुम। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट जैसे देखूंगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट ये इक्वल एंड अपोजिट वाला जो फोर्स है वो नेट टॉर्क क्या कर देगा, जीरो। तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, और कौन सा, दो सिस्टम मिला करके सिस्टम बना है तो इसके कारण से बना है जीरो। तो इसका मैं इनिशियल और फाइनल क्या बोल सकता हूँ, सेम। तो मैं पहले एक इनिशियल सिस्टम बना लेता हूँ। इनिशियल सिस्टम में क्या दे रखा था, ये एक्सिस है काइंड ऑफ ऐसा, और बॉल इस तरफ से आ रहा था और इस जगह पे हिंज किया हुआ है। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। देखो कंजर्वेशन हमेशा किसी एक ही एक्सिस के अबाउट करना है, ऐसा नहीं कि एल इनिशियल किसी और एक्सिस के अबाउट और इसको किसी और एक्सिस के अबाउट मैंने लिया है। तो इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इनिशियली ये तो रेस्ट पे था, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस ऑफ L2 फाइनल वाला। तो इनिशियल पहले लिख लेते हैं, इनिशियल का कितना हो जाएगा, सिर्फ इसका होगा विच इज एम वी आर परपेंडिकुलर, प्लस दूसरे का जीरो क्योंकि इसके पास तो रोटेशन ही नहीं था ओमेगा से। और फाइनल में क्या हो जाएगा, इस जगह पे बॉल चिपक जाएगा और ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा होगा, और रोटेशन कर रहा होगा तो फिर मैं दोनों का ओमेगा सेम लिखूंगा, ओमेगा सेम लिखूंगा। तो ये हो जाएगा I1 प्लस ऑफ I2 इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा एम वी आर। और I1 का वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, I2 कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट मुझे हमेशा लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एम से एम कैंसिल आउट कर लो जो भी है, फिर इधर से ओमेगा आ जाएगा, डेट इज 2v/3r। दिस विल बी द आंसर। आया था सभी का क्या, यस हाँ सर। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रोटेटिंग डिस्क है कुछ इस तरह का,
एक रोटेटिंग डिस्क है कुछ इस तरीके का, और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा था जिसका मास m मान लेता हूँ, और ये जो डिस्क है उसका मास 2m है और रेडियस r है। ये क्या किया, इस डिस्क के ऊपर खड़ा था और ये कूद गया। ठीक है, द मैन जंप्स टेंजेंशियली tangentially with the with the speed of v with respect to the disk, then find the omega of the disk। तो इस डिस्क का ओमेगा कितना होगा ये तुम्हें निकालना है। सॉल्व करो इसको। ध्यान से देखना, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीज़ कवर हो जाएंगे, CTRM मेनली जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जो आदमी है, जो पर्सन है, वो जंप करने वाला है। ठीक है, तो इनिशियल सिस्टम देख लेता हूँ और फाइनल सिस्टम देख लेता हूँ। इनिशियली ये सभी रेस्ट पे थे और फाइनली ये कूद गया। तो कूद गया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियली कूदा है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगा वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ डेट इज v1, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में होगी विच विल बी ओमेगा आर। अब इस जगह पे जो v दिया है वो v क्या चीज़ है, with respect to the disk, so velocity of man with respect to the disk is basically equals to the vm minus of vd। वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v1 और डिस्क का कितना है ओमेगा आर। तो मुझे इसे माइनस ऑफ ओमेगा आर लिखना पड़ेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन है, ये हो जाएगा v। ये हमें v गिवन है, ये रिलेशन हमें मिल गया। अब आगे मुझे कैलकुलेशन करना है कि ये जब कूदा तो कूदने के बाद फिर ओमेगा कितना है। तो मुझे क्या करना है, एल इनिशियल और एल फाइनल को सेम करना है। इनिशियली तो कोई भी चीज़ नहीं चल रहा था, रोटेट नहीं कर रहा था, तो सिस्टम का एल 0। अब यहाँ पे देख लो, इस जगह पे ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका कितना लिखूंगा मैं, एम वी इंटू आर माइनस ऑफ आई इंटू ओमेगा। तो इसका आई इंटू ओमेगा। वैल्यूज को देख लेता हूँ, डिस्क का मास 2m दिया हुआ है, मास m ही है आदमी का, एम वी वन आर माइनस ऑफ आई विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2m मास है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा। तो इधर से मेरे पास एक रिलेशन आया डेट ओमेगा इंटू आर इज इक्वल्स टू v1। अगर ये रिलेशन आया है तो मुझे ओमेगा निकालना है। इसमें v1 का वैल्यू पुट कर लो, v1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v माइनस ऑफ ओमेगा आर। इसका वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ, v1 का वैल्यू v माइनस ऑफ ओमेगा आर और ये ओमेगा आर, तो ये बनेगा 2 ओमेगा आर इज इक्वल्स टू v। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय 2r। ये आएगा हमारा आंसर। कितने लोग आया, यस सर। ठीक है क्या। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा है, ये डिस्क है ना, वही रोटेटिंग डिस्क है और ये एक्सिस है, ये डिस्क है और एक चीटी है। ठीक है,
चीटी, ये रहा चीटी, और ये इसके सरकमफेरेंस के अलोंग चलना स्टार्ट किया विद द स्पीड v। ठीक है, क्या है, with the speed of v on the circumference of the disk। ये डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, और ये चीटी है जिसका मास कितना ले लूँ, m/2 ले लेता हूँ, चलो, या फिर m/4 ले लेता हूँ। और लेट से ये पॉइंट P से चलना स्टार्ट किया है, तो पूछा गया है देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच it will again come to point P। सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज द एक्सिस जिसको मैंने हिंज कर दिया है। सॉल्व, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखो तुम सेंटेंस को पढ़ो तो सेंटेंस पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ कुछ डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ v। तो इनिशियली इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे था, उसके बाद स्टार्ट किया मूव करना, कितने स्पीड से, v स्पीड से। दिया है क्या किसके रेस्पेक्ट में v है, नहीं दिया, इसका मतलब जनरली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अगर कभी भी दिया ना हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही अज्यूम करेंगे, अदरवाइज तुम्हें गिवन होगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्क या फिर विद रेस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम। सरकमफेरेंस के अलोंग वो मूव करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ कि ये जब इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा v से, तो ये डिस्क ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। और क्यों रोटेट करना स्टार्ट करेगा ये तुम्हें पता है, आता होगा। तो L इनिशियल सिस्टम का और फाइनल क्या होना चाहिए, सेम। इनिशियल कितना था, 0, सभी कुछ सिस्टम रेस्ट पे था, और फाइनल कितना होगा, इन दोनों का मुझे देखना होगा। तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कोई सा भी ले लो, इस डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव, तो चीटी चल रहा है इस डायरेक्शन में, m/v/r, और माइनस ऑफ आई इंटू ओमेगा। मास वगैरह पुट कर लेता हूँ, डिस्टेंस रेडियस सब गिवन है, m/4 v/r माइनस ऑफ आई कितना, mr²/2 इंटू ओमेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू mv/r/4, और ये 2 से जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r चला जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, v/2r। अब इस जगह पे क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल अगेन कम टू द पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है ये सरकमफेरेंस के ऊपर है। तुम सोचो अगर ये ओमेगा से इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो P पॉइंट भी तो इसका रोटेट करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब कि ये जो चीटी है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री रोटेट नहीं करेगा, वो इस जगह तक इतना ही रोटेट करेगा, तब तक में P पॉइंट आ जाएगा, और फिर ये अपने इनिशियल लोकेशन पे पहुंच गया। ऐसा उसने कहा है कि कम अगेन, कब वो वापस से P पॉइंट पे आ जाएगा। क्वेश्चन समझना, अदरवाइज क्या लिखा होता, 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा बताओ, है ना, ग्राउंड के फ्रेम में बताओ सर 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा, आई बोलो। आई में एंड का कंसिडर नहीं करेंगे। आई में एंड का क्यों हाँ कंसिडर सर। करेंगे, कर तो लिया ना इसमें एल फाइनल में। एल फाइनल में मतलब सिस्टम में कितने, दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स मतलब ये दो रिजिड बॉडीज हैं। एक एंट मान लिया और दूसरे को वो मान लिया क्या है, डिस्क।
तो दो का ही मैं एंगुलर सर मोमेंटम सिस्टम लिखूंगा का ना। आई लेना पड़ेगा ना। अरे सिस्टम का आई क्यों लेंगे, रीजन तो बताओ मुझे, सिस्टम का आई क्यों लेंगे? जब ब्रो दोनों एंड पे तो जब दो ओमेगा से पीछे था। जब दोनों ओमेगा से रोटेट करेगा तब तो हम लोग आई सिस्टम लिया करेंगे, लेकिन दोनों का ओमेगा ही डिफरेंट है, दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन ही डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एल ऑफ सिस्टम क्या लिखते हैं हम लोग, L1 प्लस ऑफ L2। तुम क्या बोल रहे हो कि इसको सर ऐसे कर लो, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, और फिर इसको I1 प्लस ऑफ I2 इंटू ओमेगा कर लो, ऐसा ही बोल रहे हो ना। लेकिन तुम जरा सा सोचो, क्या दोनों का आई बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ओमेगा का क्या सेम है क्या? नहीं। जब सेम नहीं है तो मैं कैसे कॉमन ले सकता हूँ, इस बीच में तो माइनस आ जाएगा, और फिर इस जगह पे I1 और I2 मुझे अलग अलग का पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हाँ सर। हम्म। अदरवाइज तुम निकाल भी नहीं पाओगे, फिर आई सिस्टम ले लोगे तो निकालोगे कैसे ओमेगा, दोनों का ओमेगा भी डिफरेंट। चलो, तो यहाँ पे हमने ओमेगा निकाल लिया, अब इसको 1 रिवॉल्यूशन करना है, लेकिन रिलेटिव 1 रिवॉल्यूशन करना है। बोलो क्या करें? डिस्क ऐसा, को रेस्ट पे ले लेंगे। हाँ हाँ, डिस्क को रेस्ट पे ले लेते हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये जो डिस्क है ओमेगा से रोटेट कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, कितने से जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा आर से, ओमेगा आर से जाएगा। अब क्योंकि मुझे इसको रोकना है, तो पीछे की डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट में इस पे ओमेगा देना पड़ेगा, और उतने ही अमाउंट में चीटी के पास वेलोसिटी आएगी, कितनी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर। तो चीटी का नेट वेलोसिटी कितना हो चुका है इस डायरेक्शन में, v रिलेटिव, एक तो खुद का v प्लस ये दूसरा ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा v प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना निकाला हमने, v/2r, तो v/2r, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, v/2 आ जाएगा, इट इज 3v/2। सो दिस इज v रिलेटिव। अब कितना टाइम लगेगा उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, और ओमेगा कितना हो जाएगा, सॉरी ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, ये लगा लो, एस इज इक्वल टू वी टी, एस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, वेलोसिटी कितना है 3v/2 है, और टाइम मुझे निकालना है, सो टाइम विल बी इक्वल टू 4 पाई आर डिवाइडेड बाय 3v। समझ में आया क्या? तो इतने टाइम के बाद हाँ वो जाके मीट करेगा, तो कितना एंगल रोटेट किया, अगर वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितना एंगल रोटेट किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ये रहा, v/2r, और टाइम कितना लगा 4 पाई आर डिवाइड बाई 3v, इसमें भी कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 जाएगा, कितना आ गया 2 पाई/3, ये 2 पाई/3 रोटेट किया, ये कौन थीटा रोटेट किया है, डिस्क, तो चीटी कितना रोटेट किया होगा वो पता चल गया, 120 डिग्री, ये क्या है 120 है ना, चीटी ने रोटेट करा हाँ 360 माइनस 120, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसके फ्रेम में हो गया, डिस्क के। अगर ग्राउंड के फ्रेम में पूछता तो वो आसान था, हम लोग निकाल सकते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक रॉड है जो कि वर्टिकली हैंग कर रहा है, ठीक है, रॉड है जिसका मास 3m है और लेंथ l है, और इस जगह पे एक पार्टिकल है
जो कि v वेलोसिटी से आ रहा था, और ये जा करके टक्कर खा करके चिपक गया। देन फाइंड द एंगल rotated by the rod maximum, then find the maximum angle rotated by the rod। ठीक है, सॉल्व करो इसको। क्या है, एम मास का बॉल था, वी वेलोसिटी से आ रहा था और जाकर के चिपक गया है। तो जब चिपक जाएगा तो फिर रॉड क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो कितना एंगल तक वो मैक्सिमम रोटेट करेगा, ये निकालना है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा मुझे दो काम करना हुआ, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। ये दोनों काम करके फिर हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। तो इनिशियल होगा पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इस जगह पे ये जो बॉल आ रहा था, ये इसका इनिशियल कंडीशन, मतलब कि इनिशियल क्या था, सिस्टम का ये था। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनली जब ये टक्कर खाएगा तो टक्कर खाने के बाद बॉल इस जगह पे चिपक जाएगा और फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट करने लगेगा। तो एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल करूंगा। इनिशियल सिस्टम का एल कितना था, रॉड का तो जीरो था, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, एम वी आर परपेंडिकुलर विच इज एल। और इस डायरेक्शन को मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा, और रॉड भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये भी एल क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव और निगेटिव असाइन करना, क्योंकि जब CTRM होगा तो इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर ही गलत आएगा हमेशा। अब दोनों का ओमेगा इस जगह पे सेम है, तो मैं फिर यहाँ पे I1 इंटू ओमेगा प्लस ऑफ I2 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। तो I1 और I2 मेरा सिस्टम का I हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग I ऑफ सिस्टम लिखेंगे। तो हमेशा इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर, एम वी एल, और ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर 2 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा एम वी एल। एम एम कैंसिल आउट, एक एल से एल चला जाएगा, और ये हो जाएगा वी बाय 2l। सो दिस इज ओमेगा। अब अगर तुम्हें ओमेगा पता चल गया है, तुम अब एनर्जी कंजर्वेशन करो, और एनर्जी कंजर्वेशन करके थीटा निकाल लो। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, मान लो कि ये थीटा एंगल रोटेट किया, तो थीटा एंगल रोटेट किया है तो ये इस जगह तक पहुंच जाएगा। तो जितना भी इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सारा का सारा किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सा होना है, हाफ हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो आई ऑफ सिस्टम ले लूंगा मैं, इज इक्वल्स टू, अब पोटेंशियल एनर्जी की बारी है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो दो का बढ़ा है, एक सेंटर ऑफ मास जो था वो इस हाइट पे पहुंच गया है, और ये जो मास इस जगह पे अटैच हुआ वो इस जगह पे हाइट पे पहुंच गया। मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है, वो कितना होता है। अगर तुम लोग को अच्छे तरीके से पता हो तो मैंने वर्क पावर सॉरी इसमें सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से कराया था, ये एल होता है, और इस एल का कंपोनेंट लेंगे तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये कितना आएगा, एच इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 - ऑफ कॉस थीटा। तो ये जो हाइट ऊपर अटेंड करा है ये कितना होगा, ये जस्ट h/2 होगा, h का आधा, क्योंकि ये भी तो अटेंड करा है ना हाइट। तो हो जाएगा mgh प्लस ऑफ 3m, सेंटर ऑफ मास रॉड का 3m मास का है, और हाइट h/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस ऑफ 1 विच इज 5/2 mgh, और हाफ ऑफ आई
ओमेगा स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है मुझे। आई ऑफ सिस्टम हम लोगों ने इस जगह से निकाल लिया था, विच वाज 2 ml²। पुट कर लेता हूँ इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज v बाय 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgh, है ना। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, और जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा थीटा का। देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, m से m कैंसिल आउट हो रहा है, l स्क्वायर है, तो कितना हो गया ये, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/2 g इंटू एच। एच का वैल्यू कितना है, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ आ गया, और जो भी है कैंसिल आउट कर लो, 2 से 2 चला जाएगा। अब थीटा निकाल लो, इससे थीटा निकाल सकते हैं, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और भी अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं, जैसे कि जेई वाला एक क्वेश्चन आया था, उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था, पूरा एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था कि ये हमारा डिस्क है जिसका मास 2m है, और इसे जो एनर्जी दिया गया, एक स्प्रिंग से एनर्जी दिया गया, और ये जो स्प्रिंग था 2x अमाउंट से स्ट्रेस था, और स्प्रिंग कांस्टेंट k था। जितना भी इसका एनर्जी था इसको डाल दिया, इसमें डाल दिया गया रोटेट कराने के लिए। और एक और डिस्क लिया गया, और इस डिस्क का मास m था और रेडियस 2r, इसको r लेता हूँ, रेडियस r, और ये 2r ले लेता हूँ। और ये इसमें जो रोटेशन का एनर्जी लाया गया वो इस जगह से लाया गया, वापस स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k था, और ये x अमाउंट से स्ट्रेच किया गया था। जितना भी एनर्जी इसमें स्टोर था सारा का सारा एनर्जी इसमें डाल दिया गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, इन दोनों डिस्क को एक ही एक्सिस के अबाउट जाकर के चिपका दिया गया। दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो था सेम था। तो पूछा गया देन फाइंड द फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का फाइनल ओमेगा कितना होगा ये निकालना है। तो डिस्क को चिपकाया है, बीच में फ्रिक्शन वगैरह होगा ही होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और दोनों डिस्क एक पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। चलो इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले कि उसका एनर्जी को यूज किया गया है उसके काइनेटिक एनर्जी को लाने के लिए, तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, ओमेगा। फिर हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों का ओमेगा मैं निकाल लेता हूँ। इस स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, और के ही है और 2x है, तो ये हो जाएगा 4x²। 2 से कैंसिल आउट होगा, बच जाएगा 2k x²। और ये 2k x² किसके बराबर होने वाला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। आई का वैल्यू कितना होगा, इसका डिस्क है तो ये हो जाएगा 2mr², सिर्फ mr² लिखूंगा मैं, इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k। सिर्फ mr² क्यों लिखा? क्या बोल रहे हो, सिर्फ mr² क्यों लिखा? वो 2m है ना मास। मास इसका कितना है, 2m है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, तो मैं 2m यहाँ पे पुट हाँ हाँ करूंगा, हाँ। ये आ गया। इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 4kx² इक्वल्स टू mr² इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो इधर से मेरे पास जो ओमेगा 1 आ जाएगा डेट विल बी रूट अंडर ऑफ 4kx² डिवाइडेड बाय mr²। तो सेम वे में मैं ओमेगा 2 निकाल सकता हूँ। ये जो भी एनर्जी था इसके पास 2k एंड x है, 2k एंड x, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ k x² इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा², और इसका आई कितना होगा, मास m और 2r है, mr²/2 इंटू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर है 4, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। kx² इज इक्वल्स टू mr² इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ k x² डिवाइडेड बाय mr²। सही है ना, तो ये 2 बाहर निकल सर जाएगा। हाँ बोलो। सर आकाश वेटिंग रूम में है। ओके, तो ऊपर वाले को मैं ऐसा करता हूँ कि ओमेगा एज्यूम कर लेता हूँ, नीचे वाले को ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा, अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ तो ये ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा। तो मेरे पास एक सिंपल रिलेशन आ गया। तो ये दोनों जो था वो सेम ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, जो डिस्क है सेम ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, और अचानक से तुमने इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दिया। तो ओवरलैप करेगा तो ओमेगा यूनिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि एक जल्दी जल्दी चल रहा है और एक धीरे धीरे चल रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। जैसा भी फ्रिक्शन लगे नेट टॉर्क सर तो जीरो ही होना है, तो एल इनिशियल और एल फाइनल क्या हो जाएगा, सेम। बोलो, कुछ बोलना है। तो 2 कैसे कटा हुआ, हाँ, कौन सा 2, 2 आवर्स का वाला। ये वाला mr²/2 है ना, रेडियस कितना दे रखा है सेकेंड वाले का, 2r दे रखा है, तो m 2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हाफ ऑफ आई ओमेगा² होता हाँ है, स्क्वायर है इस जगह पे, ठीक है क्या। यस सर। तो अब इस जगह पे दोनों का मुझे नेट लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो I1 ओमेगा 1 इज प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा। I1 कितना होगा, mr²/2, और I2 कितना होगा, mr²/2। so this is mr² and this is 2mr²। अब इसके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। I1 विच इज mr² और ओमेगा 1 कितना है, 2 ओमेगा, और दूसरा कितना हो जाएगा, I2 विच इज 2mr² और ओमेगा 2 है सिर्फ ओमेगा, और आई ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, 3mr² इंटू ओमेगा डैश। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा ये, 4mr² इंटू ओमेगा 3mr² ओमेगा डैश। हाँ mr² कैंसिल आउट, तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, 4/3 ओमेगा, और ओमेगा हमने ये एज्यूम किया था, पुट कर लेता हूँ मैं, रूट अंडर ऑफ
के एक्स स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आया था आंसर? हाँ सर। यस। अगर इसमें पूछता कि कितना हीट जनरेट होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट बता दो बस। इनिशियल सर एनर्जी बिना माइनस फाइनल कांटेक्ट में लाए हुए कितना एनर्जी था हाँ टोटल हाँ सिस्टम के पास, हाँ फाइनली कांटेक्ट में लाने के पास कितना एनर्जी है, फिर हाँ हम के इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल कर देंगे। हाँ, दोनों का चेंज निकाल लेंगे तो उससे मुझे एनर्जी का लॉस पता चल जाएगा, और जो एनर्जी का लॉस होगा वही फ्रिक्शन के कारण से हीट में प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं सीटीआरएम वाले पार्ट में। तो सीटीआरएम वाले पार्ट में हम लोग एल ऑफ सिस्टम कैसे लिखते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। पहले इसमें एक सिस्टम को लेते हैं और फिर हम लोग इसमें चीज़ों को देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक डिस्क है और ये जो डिस्क है वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा होगा, है ना। तो ये क्या करते हुए जाएगा? रोटेट करते हुए जाएगा। इसमें दो तरह के मोशन को कंबाइन किया गया है। समझो कि यूं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मैंने ऐसी डिस्क को रख दिया है आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी देकर। सिर्फ वेलोसिटी दिया है सेंटर ऑफ मास को। और दूसरा केस है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसमें मैंने ओमेगा से रोटेट करा करके इसको रख दिया है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड केस ये है जिसमें कि फ्रिक्शन जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी इसके पास होना चाहिए और ओमेगा होना चाहिए। तो इस डिस्क का दो मोशन हो रहा है। अगर इस केस में देखें तो ये कैसा मोशन करता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और ये कैसा मोशन करता है? प्योर रोटेशनल मोशन। फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, तो सिर्फ रोटेट करते जाएगा उसी जगह पे, आगे भाग नहीं पाएगा। लेकिन इस केस में वो आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। तो दोनों मोशन यहाँ पे हो रहे हैं, इसीलिए इसको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो इसके अगर एंगुलर मोमेंटम में लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा या फिर एक्सिस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि मैं इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूँ या फिर इस पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूँ। लेट से हमेशा ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये वाला पॉइंट यूज़ होता है, तो मैं इसके अबाउट बताता हूँ। तो एल अबाउट पी क्या होगा? तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, अगर तुम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तो पी पॉइंट के अबाउट ये जो सेंटर ऑफ मास है वी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक पॉइंट मास बन गया और पी पॉइंट इस जगह पे है आर डिस्टेंस पे और वी वेलोसिटी से जा रहा है। एक इसके कारण से होगा, तो इसके कारण से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? आर क्रॉस पी। और क्योंकि तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो और ये खुद सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग एल लेंगे। तो ये एल मेरा सिस्टम का निकलेगा पी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो आर जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर वो भी पी पॉइंट से मुझे लेना पड़ेगा। पहले एग्जांपल देखेंगे तभी तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आर क्रॉस पी कैसे लिखा जा सकता है? आर क्रॉस पी को हम लोग एम वी आर परपेंडिकुलर लिख लेते हैं और ये एल सेंटर ऑफ मास के अबाउट जनरली आई इंटू
ओमेगा से लिखा जाएगा। इस जगह पे प्लस या माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेलोसिटी और ओमेगा का डायरेक्शन कैसे है, किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये जो एक तो सिंपल आई सा, लियो आपने। सर इक्वेशन फिर से समझा सकते हैं? ठीक है, अगर ये एक बॉडी है मेरे पास और बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल रोटेशनल मोशन। मोशन कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू ओमेगा। लेकिन अगर इस सेंटर ऑफ मास की भी वी वेलोसिटी आ जाए तो क्या इस पॉइंट के अबाउट ये एक सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट के अबाउट इसके पास एक और एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम लोग आर क्रॉस पी से डिनोट करते हैं, आया ना। तो मुझे दो एंगुलर मोमेंटम का एडिशन देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम का एडिशन दिया है। समझ में आया? हाँ, यस सर। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यही एग्जांपल था, ये रोटेट कर रहा था, है ना, ओमेगा से अपने एक्सिस के अबाउट, और मुझे इस पॉइंट पी के अबाउट निकालना है, सिस्टम का पी कितना होगा, पी पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एल कितना होगा। तो पहले तो आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस आर क्रॉस पी। अगर आई इंटू ओमेगा करेंगे, आई ऑफ सिस्टम विच इज आई इंटू ओमेगा करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया हूँ। अब आर क्रॉस पी करना है तो सेंटर ऑफ मास इस जगह पे, वेलोसिटी इस जगह पे, इस डायरेक्शन में, और पी पॉइंट ये है। तो पी पॉइंट के अबाउट ये जो सेंटर ऑफ मास है कैसे रोटेट करना चाहता है, ऐसे काइंड ऑफ इस इंस्टेंट पे ऐसा रोटेशन दिख रहा है मुझे। तो ये कैसा डायरेक्शन है, फिर से क्लॉकवाइज, मतलब कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लूंगा। इस जगह से डिस्टेंस कितना है, ऑफकोर्स रेडियस है, तो इसको मैं आर ले लूंगा। और पी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस पी बेसिकली आर पी इंटू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 विच इज 1। तो आर इंटू पी हम लोग ले लेते हैं, जिसको हम लोग आर परपेंडिकुलर इंटू पी ऑलवेज लिखा करते हैं। आर परपेंडिकुलर हमारा कैपिटल आर हो गया, रेडियस, और पी कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का मास विच इज एम, एंड वेलोसिटी लीनियर। और आई सर कितना, हम लोग सेंटर हाँ बोलो। हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन आप बता रहे हैं वो बेस के उस पे लेते हैं, बेस के नहीं मतलब समझा। बेस के रिस्पेक्ट में हम लोग बोले ना कि अगर मैं रोटेट कर आई रहा इंटू ये जो लिखा हो मैंने, ये लूंगा तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लूंगा हमेशा, ठीक है, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ये जो आई होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होना चाहिए, विच इज एम आर स्क्वायर बाय 2, नॉट इसके अबाउट निकाल के एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर ऐड नहीं करना है, बराबर। और ये एम वी आर हो जाएगा, ये होगा हमारा। और डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज इनवर्ड, ये आएगा। है। ऐसी समझ में आया सबको? इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, यूरोडोप एससीबी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएगा, और टफ वे में भी जा सकते हैं हम लोग। एक बॉल है, इस तरफ से आ रहा है वी वेलोसिटी से, मास एम है, और एक बॉल है इस जगह से आ रहा था पी वेलोसिटी से, और ये टक्कर खाया। ये रॉड है जिसका मास 3m है और लेंथ है 2l। ये दोनों मास टक्कर खाने के बाद चिपक गया, तो पूछा गया फाइंड, और ये फ्री था, ठीक है, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, और फिर जाकर के बॉल साइमल्टेनियसली दोनों टक्कर खाया और चिपक गया। तो पूछा गया फाइंड द फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम।
सॉल्व करो इसको। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा कि अच्छा, इसमें दो चीज निकालना होता ज्यादा बेटर रहता। एक तो वेलोसिटी निकालना था और एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी थी, ये कितनी होगी, ठीक है, ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, कभी भी अगर सिस्टम पूरा फ्री हो, फ्री टू रोटेट हो, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता है। तो जैसा देख करके लग रहा है कि जैसे ही ये बॉल इस जगह से आकर के स्ट्राइक करेगा और चिपक जाएगा, तो चिपकने के बाद जो पूरा सिस्टम है सिर्फ रोटेट करेगा और ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। आया ना, लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। और रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूंगा। और जो नया सेंटर ऑफ मास आया है, न्यू सेंटर ऑफ मास, वो भी इसी जगह पे ही आया। तो मुझे क्या करना है, एंगुलर सर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये तो तुम इतना तो फील ही कर सकते हो इस चीजों को देख करके, ये तो, और मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा अभी, ठीक है। क्या सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है? हाँ बिल्कुल जीरो। तो एल सिस्टम का कांस्टेंट होना चाहिए, एल इनिशियल और एल फाइनल क्या होना चाहिए, सेम। इनिशियली सिस्टम का तीन पार्टिकल्स, एक दो तीन, और उसमें से दो मोशन कर रहे थे। इसको मैं वन बोल लेता हूँ, इसको टू बोल लेता हूँ, इसको थ्री बोल लेता हूँ। वन वाले का कितना हो जाएगा, एम वी आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसका रॉड का लेंथ लिया मैंने 2L, एल हो जाएगा। और रोटेशन किधर कराना चाहता है, ऐसा, तो ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए भी देख लेता हूँ, ये भी उतना ही होगा, एम वी एल। और थर्ड सेकेंड वाले का जीरो, एल फाइनल कितना होगा। अब तीनों पार्टिकल्स इस जगह पे आ चुके हैं और सभी ओमेगा से रोटेट करेंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3 इंटू ओमेगा। I1 कितना हो जाएगा, एम, बोलो, एक इसका है, एक रॉड का है और एक इसका है, एम एल स्क्वायर। और रॉड का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो 3 एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, इंटू ओमेगा। ये आ जाएगा 2 MVL, और इसको सॉल्व करते हैं, 2 MVL इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अंदर, ये एक दो 3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से ओमेगा आ जाएगा, डेट इज 2V/3L। अब वेलोसिटी की बारी है कि वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसमें हमें करना है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या इस सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल जीरो है या नहीं है, जीरो है ना। अगर मैं इन तीनों को देख लूं हाँ तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे, तो मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या बोल सकता हूँ, सेम। और इनिशियल मोमेंटम कितना था, एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है विच इज mv, और दूसरा तो रेस्ट पे है, तीसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस ऑफ mv लिखना होगा, इज इक्वल्स टू, अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में होगा, तो मैं मान लेता हूँ VCM है, तो ये 3m इंटू VCM हो जाएगा। और इधर से आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया क्या अच्छे से? हाँ। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका मास m है, और पूरा स्टैंडर्ड ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। मास m ही रहने देता हूँ और लेंथ को मैं ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, 2L ले लेता हूँ, ठीक है।
और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, रॉड फ्री है, कहीं पे भी कोई भी हिंज नहीं किया गया, और एक मास है m जो कि v वेलोसिटी से आ रहा था और इसके साथ टक्कर खाया और चिपक गया. इफ द बॉल sticks to the rod, then find final omega and velocity of center of mass of the system. सॉल्व करो इसको, फिर डिस्कस करते हैं हम. तो इसके लिए पहले मैं दो सिस्टम बना लेता हूँ, एक इनिशियल और एक फाइनल. ये रॉड इनिशियली ऐसा था और टक्कर खाने के बाद ऐसा. तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? इस जगह पे था. इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे था. मैं डॉटेड लाइन से इसको दिखा देता हूँ. और इनिशियली जो बॉल था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था u वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, जो भी m मास था. और बॉल टक्कर खाने के बाद इसके साथ चिपक जाएगा और फिर ये रोटेट करेगा. मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी रोटेशन होगा, अगर कोई भी फ्री रखा हुआ है, फ्रीली रखा हुआ है, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होगा. तो सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा वो कहाँ पे होगा? ये जो रॉड गिवन है इसका मास m है और लेंथ 2l है. तो डेट मीन्स दोनों का मास इक्वल है, तो इसका नया सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस जगह पे आ जाएगा. दिस विल बी द न्यू सेंटर ऑफ मास. पहले कहा था इस जगह पे होल्ड, और अब कहाँ पे आ गया? इस जगह पे. तो मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओल्ड सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं करना है. क्यों नहीं? क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा. मैं ओल्ड के अबाउट भी कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लेंदी होगा और फिर तुम्हें प्रॉब्लम. तो पहले इजी हम लोग करेंगे. और ये जो नया सेंटर ऑफ मास है रोटेशन, तो इसी के अबाउट होने वाला है, और ये रोटेशन इसके अबाउट होगा, और इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में होगा v से m, और मुझे यही दो चीज़ निकालना है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमें चेक करके पुट करना है कि कितना है और कितना है, और दोनों को इक्वल कर लेना है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P ले लेता हूँ. अबाउट P दो है, एक तो रॉड है, रॉड का तो जीरो हो जाएगा. दूसरा कौन सा है? ये वाला. और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ. ये हो जाएगा m v r परपेंडिकुलर. दिस लेंथ इज l/2, दिस लेंथ इज l/2, और ये भी लेंथ हमारा l/2 ही होगा. अब l फाइनल देखते हैं हम लोग. l फाइनल कितना हो जाएगा? एल फाइनल में दो पार्टिकल है, एक ये और एक ये, लेकिन जो भी है सिस्टम पूरा का पूरा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हम लोग एल फाइनल जो सिस्टम का लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? आर क्रॉस पी, ट्रांसलेशन के कारण से, प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास. देखो, जब हमने ये चीज लिखा ना आर क्रॉस पी, तो मेरा पॉइंट डिसाइडेड होना चाहिए. तो पॉइंट मैंने पहले ही बोल दिया अबाउट पी. जैसे ही मैंने पॉइंट पी लिया, लेट से कि सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है और मेरा पॉइंट ओ रहता, तो क्या ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकल के आता l/2.
लेकिन मैं अगर इस O पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास के ऊपर कॉन्साइड कर दो विच बिकम्स द पॉइंट P, और P पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इससे फायदा हुआ कैलकुलेशन में कि पूरा का पूरा टर्म हो गया जीरो। अब सिर्फ मुझे I अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा विच विल बी I इंटू ओमेगा। तो I सिस्टम का कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12, पहले सॉरी मास इसका कितना है, एम है और लेंथ 12 है। सर वो रीजन क्या बता आपने, आर क्रॉस पी हम ये वगैरह। आर क्रॉस पी में तुम्हारा आर परपेंडिकुलर हो चुका है जीरो, है ना। पी ओ पॉइंट को पी के ऊपर लेकर के आ जाओ, तो क्या ये आर परपेंडिकुलर जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हाँ सर। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ा हाँ रीजन हाँ। है जिसके लिए हम लोग हमेशा न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अब ये आई इंटू ओमेगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसके अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट पूरा रोटेशन हो रहा है, तो आई भी इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए ना। तो ये हो जाएगा, सॉरी एल बाई 2 है, एल बाई 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ दूसरा इसका विच इज एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? आई ऑफ सिस्टम यस लिखा सर। इंटू ओमेगा लिखा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेना है, डायरेक्शन देख लो, ये भी इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही है। अब दोनों को इक्वल करना है, एम वी एल बाई 2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। और अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, इससे हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? दूसरा मुझे क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये कितना होगा, ये मुझे निकालना है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे है जीरो, तो इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल कितना था, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, और फाइनल कितना हो जाएगा, मास बन गया है 2m, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी सी एम, तो वी सी एम कितना आ जाएगा, v बाय 2। समझ में आया? हाँ सर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट ही कर लो कितना आ रहा है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 3v पे 5 बाई 3 वी एल, और ये एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू 3 वी बाई 5 एल। यही आ रहा है ना? हाँ सर। तो ये हमारा ओमेगा है और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो ये कंबाइंड तुम्हारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन में हम लोग किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अब इस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग आगे जाकर के करेंगे, प्योर रोलिंग वगैरह करना भी बाकी है। आगे चलते हैं, सीटीआरएम में और भी चीजें हैं। तो सीटीआरएम में डायनेमिक्स पार्ट को देखते हैं, मोशन। पहले मोशन स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके पास आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये v से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है, इसका मतलब सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v। सभी पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में कितनी है, v। कोई सा भी पार्टिकल लूंगा मैं, उसकी वेलोसिटी होगी v। ये सब हटा देता हूँ।
और एक इस जगह पे ले लेता हूँ पार्टिकल। इनफैक्ट हर एक पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल लूंगा, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v। और क्योंकि ये ओमेगा से साइमल्टेनियसली रोटेट भी कर रहा है, ओमेगा से साइमल्टेनियसली रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इंटू आर। अगर सरकमफेरेंस है तो इस डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेशन हो रहा है, ओमेगा इंटू आर। और इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल, ओमेगा आर। और इन दोनों को मैं जस्ट ओवरलैप कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। तो टॉप मोस्ट वाले पोजीशन पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v प्लस ओमेगा आर। इस वाले लोकेशन पे इस डायरेक्शन में v, नीचे के डायरेक्शन में ओमेगा आर, इस डायरेक्शन में v और पीछे की डायरेक्शन में ओमेगा आर, और सेम वे में इस डायरेक्शन में ओमेगा आर और इस डायरेक्शन में v। और सबसे जो लास्ट वाला है यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा आर और इस डायरेक्शन में होगा v। तो जनरली जो लिखा जाता है किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, वो इस तरीके से लिखा जाता है। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन बाय, इन वेक्टर फॉर्म, इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा आर, है ना। लेकिन इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आर क्रॉस ओमेगा करें या फिर ओमेगा क्रॉस आर करें, बोलो। आर क्रॉस ओमेगा ओमेगा क्रॉस। करें या फिर ओमेगा क्रॉस आर। मुझे कुछ ऐसा कर लेना है कि ये जो आर वेक्टर है वो ओमेगा आर का डायरेक्शन दे दे। मैग्नीट्यूड तो मुझे ओमेगा आर करो या आर ओमेगा करो मिल ही जाएगा। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ओमेगा किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, प्लस जेड की डायरेक्शन में। तो ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो गलत हो जाएगा, आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो, आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो सही हो जाएगा ना। अरे सर्कुलर हाँ मोशन में क्रॉस पढ़ाया, ये तो सर्कुलर मोशन में वो पढ़ाया गया होगा, आर क्रॉस ओमेगा। तो वेलोसिटी भी किसी भी पॉइंट का जनरल इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसे याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपना मैनुअल कैलकुलेशन करो और डायरेक्शन निकालो, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया गया है कि एक रॉड है, और ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास v से जा रहा है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है और इसका ओमेगा जो दिया गया है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय एल। रॉड का लेंथ ए एल है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होगा और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कितना होगा। ऑफ कोर्स ये तो एल बाई 2 होगा और ये लेंथ एल बाई 4। सॉल्व करो। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी और बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये रॉड अगर मेरे पास, और ये वी से एम से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी वी से होगा और ये पॉइंट भी आगे की डायरेक्शन में वी से होगा। लेकिन रोटेशन ओमेगा से हो रहा है तो इस पॉइंट पे पीछे की डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ओमेगा एल बाई 2, और इस पे वेलोसिटी होगा आगे की डायरेक्शन में ओमेगा एल बाई 4, है ना। तो जो ए पॉइंट है उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, v माइनस ओमेगा एल बाई 2, एंड बी पॉइंट का हो जाएगा v प्लस ऑफ ओमेगा एल बाई 4। ये वैल्यू दे रखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा, तो पुट कर लो इसको, v प्लस ऑफ v बाई 4, दिस इज v माइनस v बाई 2। ये हो जाएगा v बाई 2 और ये हो जाएगा 5v बाई 4 आंसर। समझ में आया सबको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्योर रोलिंग पे। प्योर रोलिंग,
और प्योर रोलिंग काफ़ी स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्योर रोलिंग होता क्या चीज़ है, और हमेशा गलती करते हैं। प्योर रोलिंग को अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, फिर बोला भी जाता है। प्योर रोलिंग को बोल दिया जाएगा कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं इसको, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब वही हो गया कि स्लिप नहीं कर रहा, और प्योर रोलिंग का मतलब स्लिप नहीं करना। अब प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, और प्योर रोलिंग हो क्यों रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मेरे पास कोई भी डिस्क है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये आगे की डायरेक्शन में v से जाएगा और ये ओमेगा से रोटेट करते हुए चला जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट को मैं देखूं, दो पॉइंट है, एक तो ऊपर वाला डिस्क का और एक ग्राउंड वाला, क्या ये दोनों कांटेक्ट में है? हाँ बिल्कुल कांटेक्ट में। तो यही दोनों पॉइंट डिसाइड करेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, और अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। रिलेटिव मोशन कैसे? अगर इस पॉइंट को P बोल लूँ और इसको P डैश बोल लूँ, P पॉइंट की वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड है। मूविंग सरफेस भी हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और ये जो P पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होगी एक तो आगे की डायरेक्शन में v और पीछे की डायरेक्शन में ओमेगा r, पीछे की डायरेक्शन में ओमेगा r। तो रिजल्टेंट लिखता हूँ। अब इसमें टोटल 3 केसेस बनते हैं। पहला, अगर v इज इक्वल्स टू ओमेगा r हो जाए, मतलब v और ओमेगा r का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो पॉइंट P डैश की वेलोसिटी कितनी होगी? 0, और पॉइंट P की भी वेलोसिटी कितनी है? 0। इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स या फिर सरफेसेस। तो उन दोनों सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी क्यों लगेगा? फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा? 0। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट friction must not be present for pure rolling। फ्रिक्शन लग करके भी प्योर रोलिंग हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि फ्रिक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 है, उसमें भी प्योर रोलिंग हो सकता है। जैसे कि ये केस, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया आगे की डायरेक्शन में, और इसके कारण से ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इस बार 0 नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से आगे या पीछे लगेगा ताकि ये रिलेटिव मोशन ना होने दे। तो ये हम लोग आगे जाकर के क्वेश्चन में करेंगे, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। तो दोनों केस हो सकता है, फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी प्योर रोलिंग कर सकता है। अब दूसरा ये वाला कि लेट से ये जो v है वो हो गया ज़्यादा मैग्नीट्यूड में। सब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है। इफ v इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा r, तो रिजल्टेंट स्पीड आगे की डायरेक्शन में हो जाएगा v माइनस ऑफ ओमेगा r, और नीचे वाला पॉइंट का वेलोसिटी है 0। तो कौन आगे भागना चाह रहा है? ये आगे भागना चाह रहा है, तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की आगे की डायरेक्शन में, जो भी ग्राउंड पे। कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा। रिलेटिव मोशन तो स्टार्ट हो गया ना, नाउ देयर इज रिलेटिव मोशन,
क्योंकि नीचे वाले पॉइंट का तो वेलोसिटी 0 है, ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी देखो कितना है। थर्ड केस में ये पॉइंट है पी डैश, और इस बार मैं v को छोटा कर लेता हूँ और ओमेगा आ रहा है तुम्हारा ज़्यादा। सिंपल सा चीज़ है, नेट जो स्पीड हो जाएगा पीछे की डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा आर माइनस ऑफ वी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0 क्योंकि यह है ग्राउंड, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, और इस पर फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन, जो भी है ये सिंपल सा चीज़ है। सो ये भी कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक के रिलेटिव मोशन हो रहा है। समझ में आया क्या सबको? चलो, तो अब इस पे आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, और इसमें फॉर्मूलेस क्या अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पहले देखे थे। टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट द सेम एक्सिस इनटू अल्फा अबाउट द सेम एक्सिस, पहला। दूसरा, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन है, और ये सेंटर ऑफ मास पे हमेशा लेना है। इसको दो डायरेक्शन में ले सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। हमेशा क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एल तो हमें पता ही है क्या होता है, एल ऑफ सिस्टम, एल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस आर क्रॉस पी, और एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है, एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी होता है। इन सभी फॉर्मूलेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। सर बोलो। सर आर क्रॉस पी में हम पॉइंट पी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड पे, वही लेंगे क्या? पॉइंट पी जो होगा जिसके अबाउट मुझे कंजर्व करना है वो लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया कि आर क्रॉस पी की बात कर रहे हो ना? हाँ इस पी की बात करो या पॉइंट की? ये तो पी हमारा क्या है, मोमेंटम, और ये मोमेंटम किसका, सर, ये नहीं सेंटर ऑफ पॉइंट मास। और जैसे कि ये पॉइंट मोशन कर रहा है तो मैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं ऊपर के पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना चाहता हूँ या नीचे के अबाउट या फिर इसके अबाउट, मेरे ऊपर डिपेंड करता है टोटली। इंक्लाइन प्लेन होगा तो कोई और पॉइंट लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ हम्म। तो एक सिंपल सा डिस्क है मेरे पास, और इस पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ही निकालो, इतना ही काफी है। एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन ऑफ द डिस्क। फ्रिक्शन ऑन द डिस्क होगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क होगा। सॉल्व करो इसको। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा हमें पता नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट टॉर्क जो होगा ओ के अबाउट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होगा, रोटेशन ऐसा होगा। तो टॉर्क अबाउट को कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर प्लस ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ प्लस ऑफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2। और यहाँ पे मैं देना भूल गया कि प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया ही जाएगा। नहीं किया जाएगा तो अल्फा का अलग वैल्यू निकालेंगे और आर का ए का वैल्यू अलग निकलेगा।
प्योर रोलिंग वाला हो रहा है तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, सेम ऊपर वाले मेथड से। तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। जब प्योर रोलिंग में एक और कंडीशन है, ऊपर मैं सिर्फ वेलोसिटी में कंडीशन बताया, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं तो प्योर रोलिंग का कंडीशन थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पहला कंडीशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो होना ही चाहिए, और अगर उसका एक्सेलरेशन है तो a इज इक्वल टू अल्फा आर भी होना चाहिए। ये दोनों होगा तभी प्योर रोलिंग हो पाएगा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू अल्फा आर हमारा प्योर रोलिंग का कंडीशन हो गया। अल्फा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, एम आर बाई 2 इंटू अल्फा का वैल्यू हो गया ए बाय आर, ठीक है। और अब ये हो जाएगा कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, आर आर कैंसिल आउट कर लो, एम ए बाय 2 कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किससे निकालेंगे? हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए ये बोला था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना, ये वाला इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन सारे के सारे मुझे सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट कर लेना है, तो सारे के सारे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। दो फोर्सेस लग रहे हैं और इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में होगा, तो मैं एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोलूँगा। तो एक दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2f इज इक्वल टू 3ma बाई 2 एम्प्लाइज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4/3 f बाई m। समझ में आया क्या? और अब फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन कितना आएगा, f इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस ऑफ एम ए, कैपिटल F माइनस ऑफ m इंटू ए, कितना हो जाएगा 4f/3। कितना आया, माइनस ऑफ f/3। इस माइनस का क्या मतलब है, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा फ्रिक्शन का वो उधर नहीं लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तुम सोच सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा अगर फर्स्ट टाइम जो कर रहा होगा, फोर्स भी इधर आ रहा है, फ्रिक्शन भी इधर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फोर्स चाहता है कि मैं इसको इस तरफ रोटेट करा दूं, तो यहाँ पे पीछे की डायरेक्शन मूव करना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगेगा ताकि रिलेटिव मोशन ना हो पाए। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगा था कि आज मैं इसको कंप्लीट ही कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे स्टार्ट